अब वक्त है कुरुक्षेत्र का। यूपी में एक तरफ हैं अखिलेश यादव और राहुल और प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ हैं मोदी, योगी और शाह, दो तिकड़ी। बीजेपी का दावा है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इस बार पूरे देश की तरह यूपी ने मन बना लिया है 100% सीटें जिताने का, यानी यूपी की 80 की 80 सीटें जिताने का। यह दावा और कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री का है। दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, अब प्रियंका गांधी भी उसमें जुड़ गई हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का रथ हम यूपी में रोकेंगे। योगी आदित्यनाथ और मोदी, इनके पास फिलहाल उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें हैं, सहयोगियों के साथ मिलाकर के 64 सीटें हैं। अखिलेश यादव के पास पहले 5 थी, अब 3 बची हैं। बसपा के पास 10 थी, कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट है। सोनिया गांधी भी रायबरेली छोड़कर जा चुकी हैं, राहुल गांधी अमेठी हार चुके हैं। इस बार लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह कहा नहीं जा सकता। अब दोनों तरफ से लक्ष्य देखिए, एक तरफ 80 की 80 जीतने का है, दूसरी तरफ बिल्कुल कहना ठीक है कि पहले तो अपने अपने गढ़ बचाने का है। अब आज राहुल गांधी मुरादाबाद में थे अपनी न्याय यात्रा को लेकर के, वहां प्रियंका गांधी भी जुटी। प्रियंका गांधी ने याद दिलाया, ये तो मेरी ससुराल है। कल प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि यह चुनावों के वक्त ही विपक्ष को जाति क्यों याद आ जाती है, और उस वक्त जाति का खेल करते हैं, लेकिन उससे वोट मिलने वाला नहीं है। आज राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं, और यह बात आपको समझनी पड़ेगी, उन्होंने जनता से मुखातिब होकर के कहा। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अभी इस बात से भी जूझ रही है कि जो ये सीटों का बंटवारा हुआ है, इसमें उसके बहुत से बड़े नेताओं की सीटें सपा के पास रह गई, और वो खुद भी खुलकर ये कहने लगे हैं ऐसे नेता कि हमारी ईमानदारी का, हमारी निष्ठा का क्या यही सिला हमको मिला। इसे सलमान खुर्शीद भी हैं जो फर्रुखाबाद से आते हैं, उन्होंने लिखा कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान अभी झेलने पड़ेंगे। इस पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो सुनिए आप पहले राहुल गांधी की बात, फिर अखिलेश यादव की बात, फिर शुरू करते हैं आज का कुरुक्षेत्र। भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ, हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था। उन्होंने, मुझे उम्मीद है कि लोहिया जी वहां से चुनाव जीते थे फर्रुखाबाद में जी। लोहिया जी पहला चुनाव वहीं से जीते थे फर्रुखाबाद से। हमें उम्मीद है कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे और अलायंस की मदद करेंगे। तो यूपी की ये जो लड़ाई है बीजेपी के लिए कि 80 के 80 बचाने, 80 के 80 जीतने की है, और दूसरी ओर उसका यह आरोप है कि ये परिवारवादियों के लिए अपने अपने परिवार की सीटें बचाने की जंग, बस इतना ही बन करके रह गई है। स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस से हमारे मेहमान हैं आज, सुरेंद्र जी का स्वागत है। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की भूमिका में, शांतनु जी आपका स्वागत है। और सुनील यादव जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, सुनील जी का ही बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, आज प्रधानमंत्री के कल के भाषण के बाद आज राहुल गांधी को हमने सुना, बहुत सी बातें तो उसमें वही थी जो वो अपनी यात्रा के दौरान जगह जगह पर लोगों को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं तुम्हारी जेब से पैसा कैसे निकलता है, कैसे अरबपतियों को, अडानी अंबानी को वो पैसा मिलता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये आपकी पार्टी, यानी कि ये चुनाव आ गए हैं, अब धर्म को एक धर्म दूसरे धर्म से और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाएगी, आगाह रहना। देखिए, धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम किसने किया? 1947 में जब धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ, तब तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ का भी गठन नहीं हुआ था। तब तो कांग्रेस है, नेहरू जी पर ही लोग आरोप लगा रहे थे, जिन्ना आरोप लगा रहे थे, और नेहरू जी जिन्ना पे लगा रहे थे। तो लगातार जो है इस देश को धर्म के आधार पर किसने लड़ाया? धर्म के आधार पर विभाजन किसने स्वीकारा? जातियों के आधार पर लगातार राजनीति करने का काम किसने किया? मुझे बताइए, आपको खाम गुजरात में ये फार्मूला किसका था?
लगातार जो है दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये फार्मूला जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लागू करती थी कि नहीं लागू करती थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक 1950, 60, 70, 80 के दशक में यही बातें करते थे। तो लगातार धर्म को धर्म के विरुद्ध लड़ाना, जाति को जाति के विरुद्ध लड़ाना, यह काम तो कांग्रेस का ही रहा है। फूट डालो और राज करो के नीति पर पहले अंग्रेजों ने काम किया, बाद में कांग्रेसियों ने काम किया। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है? तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के किताबों की किताबें इस विषय पर भरी पड़ी हैं। जी ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो प्रेम शुक्ला जी आजकल ये कह रहे हैं कि जनता से कहते हैं तुम लोग सोए हुए हो, तुम लोग सोए हुए हो। आप कह रहे हैं कि वो भी जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अरे इतना ही क्या कम है कि वो सोया हुआ ही कह रहे हैं। उनके तो महासचिव हैं श्रीमान रणदीप सुरजेवाला, वो जनता को दैत्य तक कह देते हैं, जनता को जो है भ्रमित कह देते हैं, जनता के मानसिक जो है ज्ञान पर भी उनको आशंका है, जनता की योनि पर भी आशंका है, वो दैत्य योनि का कह देते हैं। तो ये तो कम है कि सोया हुआ ही कह रहे हैं। इस देश की जनता जनार्दन अगर जागृत नहीं होती तो क्या इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त होती? इस देश की जनता अगर जागृत नहीं होती तो क्या आपातकाल से इस देश को मुक्ति मिलती? इस देश की जनता अगर जागृत नहीं होती तो बाबरी मस्जिद की जगह पर जो है श्री राम जन्मभूमि का भव्य दिव्य मंदिर बन पाता क्या? ठीक है, इस देश की जनता अगर जागृत नहीं होती तो लगातार बूथ लूटने वालों से मुक्ति मिल पाती क्या? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। ये तो मैंने अभी राहुल गांधी के आज के भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया ली। अब जरा कल जो प्रधानमंत्री बोले थे उस पर सुरेंद्र जी की बात जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार 100% सीटें यूपी की आ रही हैं हमको, 80 में 80। सुरेंद्र जी, आपके सामने तो है सौरभ भाई, आप तो बड़े ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, प्रस्तुता भी। आप देखिए बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और इलाहाबाद में लाखों छात्र उत्तर प्रदेश लीक सेवा आयोग के सामने खड़े हैं। लोक सेवा आयोग खत्म हो गया, अब लीक सेवा आयोग आरओ की परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के लीक सेवा आयोग के सामने 80 लाख लोगों का जो भर्ती का सपना था वो चूर चूर हो गया है। पुलिस भर्ती का परीक्षा निरस्त, अब कह रहे हैं 6 महीने बाद करेंगे। आरोप पर अभी भी कह रहे हैं कि गलत बात मत करो, हम डंडा चला देंगे, हम कड़ी कार्रवाई कर देंगे। ऐसे पुलिस वालों के लिए भी कहते अफवाह मत फैलाओ। अब भर्ती आपने निरस्त कर दी ना। प्रधानमंत्री जी 100% रूप से बेरोजगारों के मुखालिफ हैं और उनके सहयोगी होने का, उनके अच्छे होने का, उनके दोस्त होने का ढोंग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। ये दगाबाज लोग हैं, दगा कर रहे हैं मेरे बच्चों से, अराजक बना रहे हैं हमारे बच्चों को। इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक, सौरभ भाई आप कम से कम इतना तो मानोगे, आप अपने कैमरे को ले जाकर के देखो किस तरीके से जार जार हो रहे हैं पुलिस वाले, पुलिस भर्ती वाले भी किस तरीके से जार जार। मैंने तो अभी इससे 1 घंटा पहले यही प्रोग्राम किया है, इसी पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उसमें यही विषय ये था भर्ती लीक का। उसमें लेकिन एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा पहले जब होता था अगर कोई पेपर लीक हो गया तो हमको पेपर कैंसिल कराने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता था और सरकार मुकदमा लड़ती थी हमारे खिलाफ, याचिकाकर्ता के खिलाफ, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की तारीख में बच्चों ने कहा पेपर लीक हो गया, हमने कहा प्रमाण दो, प्रमाण दिया और 20 घंटे के अंदर अंदर पे हमने परीक्षा रद्द कर दी। तो ये तो संवेदनशीलता है। अरे बहुत बढ़िया संवेदनशीलता है। आपके सामने है 80 लाख लोग और 50 लाख, 1 करोड़ 30 लाख लोगों का भविष्य अधर में है। और उसके बाद आप चूंकि नौकरी नहीं देना चाहते हो, कह रहे कि 6 महीने बाद भर देना, भाई 15 दिन बाद करा दो ना, कौन रोक रहा है? आपके सामने है ये लोग मूल रूप से दुश्मन है बेरोजगारों के। ये 6 महीने बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे, एक लॉलीपॉप दे दिया, भर्ती आई थी 80 लाख लोगों हमें वोट दे दो, भर्ती आई थी, 6 महीने बाद हम दोबारा से चुनाव कराए, दोबारा से भर्ती करेंगे, फिर लीक करेंगे। आप 18 लीक हुए हैं। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 18 पर्चे तो लीक हुए हैं। 18 एसआईटी इन्होंने बनवाई थी और कहा था कि 1 महीने के अंदर हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा चलिए, मैं तो आज अब आप लोगों के बीच में पॉलिटिकल विषय लेकर के आया हूं। सुरेंद्र जी, अब आप ये कह रहे हो मतलब कि युवा नौजवान जो है यूपी का, वो आंदोलित है, आक्रोशित है और वो इस बार बात तो सुन लो सर, आप बात तो सुन लो सर, वैसा इतना भी मत करो। ठीक है सरकार उनकी है,
आपके ऊपर जो भी है, अब आप काहे को, हम जैसे गरीब लोगों की भी थोड़ी कभी कभार सुन लिया करो। हम तो वैसे ही इस समय कमजोर है, इसीलिए न्याय बोलिए आप चैनल पर बैठ के सरपंच की भूमिका में रहो, और सरपंच की भूमिका कमजोर के साथ ज्यादा होती है। अच्छा बोलिए। मजबूत के साथ कम रहा करो। तो आप जो मैं जो कह रहा था आपसे कि आज की डेट में देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दुश्मनीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है मेरे नौजवानों के साथ में। दुश्मनीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है उनकी नौकरियों को लेकर के, और उसके बाद आप विषयांतर करने के लिए आदरणीय प्रेम शुक्ला जी से लेकर के श्री नरेंद्र मोदी जी तक ये हो गया वो हो गया। पर कैपिटल इनकम आपकी 142वें नंबर पर पहुंच जा रही है। आपके सामने पेपर भर्ती तो छोड़ दीजिए, कोई एक ऐसा कांड बता दीजिए जो इनके सामने ना हो रहा हो, चाहे चीन की समस्या हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो। और ये जो पेपर लीक है ना 18, इनकी एसआईटी का क्या हुआ पिछले 8 साल 9 सालों, सुनील भाई भी बैठे हैं ये हाउस में थे, एसआईटी का इनकी क्या हुआ। हर बार कहते हैं साहब एसआईटी बना दी, हम संवेदनशील लोग हैं, हम जो है वो क्या बोलते हैं उसकी, अरे सुनील भाई वो नहीं था 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाला, रोज लठ खाते हैं, रोज बेचारे वो लठ खाते हैं, कभी केशव मौर्य जी के दरवाजे पर, कभी क्या नाम मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर, चलिए कभी ठीक है ब्रजेश पाठक जी के दरवाजे पर। आपकी बात मैंने सुन ली। अब मैं जरा आपकी बातों का उत्तर ले लूं। शांतनु जी के पास जाना चाहता हूं पहले। आप, मैं यही तो कह रहा था जब आपने कहा कि सुन लीजिए मेरी बात, मैं कह रहा था आप मतलब ये भाजपा प्रवक्ता है, इसका मतलब आप ये मान लेते हैं। चलिए जो अपनी बात कह लें, कोई बात नहीं। शांतनु जी भाई, आप वो कह रहे हैं कि नौजवान इस बार आप बहुत नाराज है, और आप मोदी जी की तो बार बार जो है वो निगाह रहती है और वो बात करते हैं फर्स्ट टाइम वोटर की भी, वो बात करते हैं नौजवान की भी, युवा की भी। वो कह रहे हैं इस बार वो साथ नहीं देगा आपका, बीजेपी का। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने अपने आप ही कह दिया कि कमजोर के साथ सरपंच रहे, तो वो कमजोर हैं। जो इंडी गठबंधन है वो सुरेंद्र राजपूत ने खुद मान लिया। पहली बात, देखिए जो चीटिंग व्यापार है, जो चीटिंग माफिया है सौरभ भाई, वो यूपी में इंस्टीट्यूशनलाइज था। जैसे कार चोरी माफिया था, जैसे सैंड माफिया था, जैसे लैंड माफिया था, ऐसा सपा बसपा के काल से बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज था। पक्का था कि लोग पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से आके यहाँ पे पर्चे बढ़ते थे जिससे यहाँ पे पास हो पाए। अब यहाँ पे कम लोग 12th की परीक्षा में भी चीटिंग माफिया को हटाया जा रहा है। उसमें कई चीजें तरह से चीटिंग होती थी। एक होता था पेपर लीक होना, जिसके बहुत सारे तरीके हैं। अभी आपकी मैं पिछले डिबेट देख रहा था कि चीटिंग कैसे रोकी जा सकती है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले जब चीटिंग होती थी तो सरकार को थी कैसे न कैसे सरकार के द्वारा खुद अपने तत्व चीटिंग करवाते थे, और सरकार कभी नहीं चाहती थी कि वो भर्ती रद्द हो। और आपने बिल्कुल कहा, किसी अभ्यर्थी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था उस भर्ती को रद्द करवाने। अब सरकार खुद रद्द करती है। और पिछले, आपको पता है, उत्तर प्रदेश में 3 लाख पुलिस की पोस्ट थी, और पिछले 15 साल से योगी आदित्यनाथ के काल से पहले 1.5 लाख पे पुलिस चल रही थी, और वो 1.5 लाख पुलिस वाले अब हायर हुए हैं पिछले 6 साल में। तो ऐसी एक भर्ती और होगी, जैसे पता लगा कुछ गड़बड़ हुई, उसे ठीक करा गया। देखिए, टर्म यह है कि दोनों लड़के साथ में पहले भी आ चुके हैं। यूपी के लड़के पहले साथ में आ चुके हैं 2017 में, यूपी के लड़के 2017 में साथ में आ चुके हैं, और बिल्कुल ना साइकिल पे हाथ नहीं चल पाया और बिल्कुल निरस्त हो गया। 2019 में भी साथ में है, तो फिर कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश भी क्यों हो रही है? कोशिश हो रही है क्योंकि जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ चुके हैं। अब उनको पता है कि जो उनकी 5 सीट जो थी वो 3 बची हैं। अब रामपुर भी इनके हाथ से चली गई, आजमगढ़ भी इनके साथ से चली गई। कांग्रेस के पास कांग्रेस क्या लेके आती है अपने साथ? एक वो रायबरेली लेके आती थी, उसमें भी सोनिया जी भाग खड़ी हुई। उनके पास 2 एमएलए थे, उसमें अदिति सिंह जी भाग खड़ी हुई। तो अब ये किसका तालमेल है, कैसे ये दोनों मजबूत है? मुझे तो कहीं से नहीं दिखता कि 0+0 अगर आप ऐड कर देंगे तो 0 ही रहेगा। अरे कांग्रेस सपा का साथ आना मतलब 0+0 है। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, 3 सांसद एक के पास, 1 सांसद एक के पास। 5 से शुरू करा था इन्होंने, 5 के बचे 3, इनके पास 1 है। जो सोनिया गांधी 0 हो गई, वो भाग गई, वो राज्यसभा चली गई। वो भी कौन लड़ेगा वहां पे, कौन जीतेगा? तो 3+0 वाली पार्टी है ये। तो वो लड़ रही है जिस पार्टी के पास 72 और 62 सीट जीत चुकी है। तो उनके पास क्या है? देखिए, इनके पास केवल ये है कि एमवाई, कि भाई थोड़ा मुस्लिम वोट लेंगे, थोड़ा यादव वोट लेंगे। इधर एमवाई है, इधर मोदी और योगी है। तो यहाँ का एमवाई मोदी योगी के कॉम्बिनेशन मुस्लिम यादव के कंपटीशन में है इनके पास। अच्छा, जवाब दें सुनील जी। मुस्लिम और यादव की टक्कर है मोदी और योगी से, और एक तरफ 64, एक तरफ 3, 4। देखिए सौरभ, ये हम लोगों को बड़ा आरोप है कि एमवाई की पार्टी, अगर मैं बीजेपी की जातियों की पार्टी बता दूंगा तो भी बहुत तेज मिर्ची लगेगी बेचारे 2-3 लोगों को, और सुनने वालों को भी बहुतों को लग जाएगी, क्योंकि हम जाति पर नहीं जाना चाहते। पर्चा लीक का मामला आया तो मैं बता दूं, मुझे जो याद है 2017 से लेकर अब तक ये 20वीं परीक्षा है जिसमें पर्चा लीक हुआ है। और अगर मोदी जी पर्चा लीक सरकार को किसी को भारत रत्न देना चाहें तो योगी जी को दे सकते हैं।
और एसआईटी की बात है कि 18 एसआईटी की जांच बिठाई है सरकार ने, 18 में से किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप जानते हैं सौरभ जी क्यों नहीं आई? पर्चा लीक कराने वाले भाजपाई, लीक कराकर भ्रष्टाचार करने वाले भाजपाई, जांच कराने वाले भाजपाई और जांच में अपने ही भाजपाइयों को बरी करने वाले भाजपाई, ये इनका असली चरित्र है, ये इनका असली चेहरा है। ये बात कर रहे हैं कि किसी की 2 सीट, किसी की 3 सीट, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं। इसका मतलब हम तो बड़ा सम्मान करते हैं कि 2 सीट वाली भाजपा आज 400 पार का नारा दे रही है, और दूसरी तरफ अहंकार इनका देखिए। दरअसल जीरो जो है ना, इनकी बुद्धि में है, बुद्धि से जीरो लोग हैं। इनको जनता पर भरोसा नहीं, इनको अपने अहंकार पर, अपने भ्रष्टाचार पर, अपनी चालाकी पर, अपने झूठ पर, अपने फरेब पर, इस पर इनको भरोसा है। ये लोकतंत्र है, यहां सब मजबूत कमजोर होता है, कमजोर मजबूत होता है। ठीक है, ठीक है। इसी कांग्रेस के सामने, सौरभ जी मैं खत्म कर रहा हूं, बोलिए। कांग्रेस के सामने तो आप लड़ रहे थे जो बहुत ताकतवर कांग्रेस थी, और आज आप मजबूत हैं। तो इसका मतलब मैं केवल ये कह रहा हूं, मैं देखिए ये आपका, इनका जो आरोप आप पर है वो ये है कि इस चुनाव में आप लोग अगर उतर रहे हो तो ये रायबरेली अमेठी बचाने के लिए कांग्रेस उतर रही है, और आप लोग बस मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, फिरोजाबाद बचा लें किसी तरीके से, इसलिए उतर रहे हैं। नहीं, क्यों परिवार की सीटें, परिवार की सीटें। नहीं, तो ये उत्तर प्रदेश इनका है क्या? ये तो उत्तर प्रदेश तय करेगा ना कि किसान क्या है, दोगुनी करने वाले, झूठ बोलने वालों को बर्दाश्त करेंगे कि नहीं, नौजवानों के भविष्य के सपनों को मारने वालों को बर्दाश्त करेंगे कि नहीं, गंगा मैया के नाम पर अरबों रुपए खा जाने वाले पाखंडी भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करेंगे कि नहीं, ये तो जनता तय करेगी ना। ठीक है सुनील जी, ठीक है, ओके। जो लोग अपना खेत ताक रहे हैं, अपना भविष्य ताक रहे हैं, और इन भ्रष्टाचारियों से नहीं बच पा रहा है, वो लोग तय करेंगे कि कौन जीतेगा। प्रेम शुक्ला जी जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं क्यों ना बचाएं, अच्छा क्यों ना बचाएं अमेठी, रायबरेली, क्यों ना बचाएं मैनपुरी, कन्नौज? बचाएंगे, हमारी सीट है। उनकी कोशिश होगी, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना कि बचेगी नहीं। सपा जब बुआ बबुआ का साथ हो गया था, तब तो ये 1993 की तरह नारा लगा रहे थे कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बुआ बबुआ की जो दशा हुई कि चुनाव खत्म होने के बाद एक दूसरे का वस्त्रहरण करना प्रारंभ कर दिया था। सत्य है कि नहीं है? अभी ये बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती में, जो विविध भर्तियों में भ्रष्टाचार की। देवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे। पीसीएस की परीक्षा में एक जाति विशेष के, मुख्यमंत्री की जाति के, अखिलेश यादव की जाति के लोग 70% जो है सिलेक्ट हो गए, और देवेंद्र प्रताप सिंह मुख्यमंत्री के पास गए, अखिलेश यादव के पास, कि आपने जो है एक जाति के लोग इतने मेरिटोरियस क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा मैं यादवों को तो भर्ती करूंगा, आप एमएलसी रहे ना रहे। ये देवेंद्र प्रताप सिंह का आधिकारिक बयान है। तो जो है निकृष्ट किस्म का जातिवादी हो कि आपके पुलिस थानों में एक जाति के ही थानेदार होते थे, ये कोई भूल नहीं सकता है। ये दशा जिसकी रही हो, तो जो निकृष्टता की हद तक जो है जातिवाद करता हो, जो हिंदुओं के त्योहारों को प्रतिबंधित करने की हद तक मजहबी धर्मांधता करता रहा हो, जिसकी ये दशा रही हो कि जहां पर गो हत्या प्रतिबंधित है, उस उत्तर प्रदेश की हर बाजार में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए गौ हत्या जायज ठहरा दी गई हो, और पुलिस वालों के हत्यारों को भी जो संरक्षण देता रहा हो, जो इस हद तक का धर्मांध रहा हो कि राम जन्मभूमि पर जो है हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब देखकर उनको आतंकवाद के आरोप से मुक्त करने का कुकर्म करता रहा हो, वो दूसरों को पाखंडी कहेगा। इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कि हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आप मजहब के आधार पर आतंकवादियों को, जिहादियों को नहीं छोड़ सकते, और कालांतर में न्यायपालिका ने उनको मृत्यु दंड दिया, फिर भी ये बेशर्मी से दूसरों को धर्मांध कहते हैं। अच्छा चलिए प्रेम जी, इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा देशद्रोह, इससे अधिक जातिवाद, इससे अधिक धर्मांधता क्या हो सकती है? सौरभ जी जरा बताइए मुझे। ये उत्तर आपको दोनों देना चाह रहे हैं, सुनील राजपूत जी भी और सुनील यादव जी भी। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा आपसे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। सवाल हमारे सामने यही है कि क्या इस बार कांग्रेस सपा मिलकर के मोदी योगी की जोड़ी को टक्कर दे पा रही है या नहीं।
छोटा सा ब्रेक। यूपी की 80 सीटें, क्या होगा जनता का आदेश चुनाव में, इसको लेकर के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं 80 में 80 इस बार सीटें आएंगी, दूसरी ओर विपक्ष का दावा यह है कि अब इस बार मोदी को तीसरा टर्म लेने से उत्तर प्रदेश ही रोकेगा और हम रोकेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कौन जातिवाद की राजनीति करता है, आरोप लगे दोनों तरफ से। प्रेम शुक्ला जी ने इल्जाम लगाया कि वो दौर कैसे भूल सकते हैं, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, 70% तक एक ही जाति के लोगों को भर्ती कर लिया गया था, सारे थानेदार एक जाति के भर्ती कर लिए। जवाब देना चाह रहे हैं सुनील यादव जी, बोलिए। देखिए सौरभ जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में महारत हासिल है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुनना था, मैं आपके कार्यक्रम में नेशनल टीवी पर चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि सरकार में आप हो ना, आप बता दीजिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 56 में 86 भर्ती कर लिए। इनका एक तो मैथ बहुत खतरनाक है, प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके इनके प्रवक्ताओं का, ये कौन सा मैथ पढ़ते हैं आज तक नहीं समझ में आया। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहूंगा, सरकार आपकी है, आप आंकड़े निकाल करके दे दो, कब 70% एक जाति के लोग भर्ती हुए। मैं चुनौती दे रहा हूं, कसम है आपको पार्टी की, आपको कि आप भागिएगा नहीं, दे के जाइएगा। और मैं आपको आंकड़े दे दूंगा, बांदा भागेंगे आप, हम नहीं भागेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह का राष्ट्रपति को लिखा पत्र भेज देता हूं आपको, 19 सपा एमएलसी का पत्र भेज देता हूं देवेंद्र प्रताप सिंह ने, जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा था उसकी प्रति भेज देता हूं। पूरी सरकार लगा के प्रमाण नहीं दे सकते हैं, मैं भी प्रमाण दे रहा हूं भाई साहब, खा के झूठ बोलना। देवेंद्र प्रताप सिंह का लिखा पत्र भेज देता हूं मैं आपको। गोबर खा के झूठ। अरे मैं कह रहा हूं देवेंद्र प्रताप सिंह का प्रणब मुखर्जी को लिखा पत्र भेज देता हूं। अच्छा एक सेकंड सुनील जी, उन्होंने कहा आप ही के एमएलसी का, देवेंद्र प्रताप सिंह नाम ले रहे हैं, आप ही के एमएलसी का चिट्ठी है। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं हम, इनकी सरकार की बात कर रहे हैं, को अभी पूछ लीजिए मित्र, बात कर रहे हैं हम, इनकी बात कर रहे हैं। लीजिए, मैं सपा के एमएलसी की बता रहा हूं तो भाग रहे हैं आप। कौन भाग रहा है आप बताइए, मतलब कौन सी भाग रहा है मित्र? सपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह तब थे, उनका प्रणब मुखर्जी को पूरी सूची के साथ लिखा गया पत्र है। अरे छोड़ो, हम आपसे कह रहे हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह का मैं पत्र आपको उद्धृत कर रहा हूँ, आपकी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अरे पानी में डूब मरो, क्यों कहां से झूठ बोलना सीखते हो? यहाँ वहां की बात कर रहे हो, आपको झूठ बोलना सीखते हो? हम कह रहे हैं चलिए, अच्छा ठीक, ओके सर, ओके हाँ, एक मिनट। सुरेंद्र जी कहना चाह रहे थे, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। आपके पास सूची नहीं है क्या? ठीक, सुरेंद्र शांतु जी, इनकी बात। 4 चीजें सौरभ भाई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, पहली चीज तो राहुल जी का आरोप स्पष्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पिछले पूरे स्टेटमेंट से। शांतनु की मैं बात नहीं करता, इनके स्टेटमेंट से आरोप पुष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब सांप्रदायिकता बढ़ाएगी, विषयांतर करेगी। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण रिजिजू से लेकर पेमा खांडू तक जो गौ मांस का भक्षण करते हैं, उसको ये अभी तक अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए, और गौ मांस का भक्षण करने वाली गोवा सरकार को कुछ नहीं कर पाए। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, श्रीमान राहुल गांधी खुद भी गौ मांस का भक्षण करते हैं। ठीक है, मर्यादा राहुल गांधी नहीं करते, अपनी बारी में बोलिए। नहीं, मर्यादा में याद दिला रहा हूं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर आपके पास प्रमाण हो तो प्रमाण दीजिए, और वरना इस तरीके की अनर्गल बातें मत कीजिए। ऐसे मैं कह दूं नरेंद्र मोदी जी करते हैं, आपको भेजता हूं, मैं ये भी कह देता हूं नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अमित शाह भी करते हैं, प्रेम शुक्ला भी करते हैं। सौरभ भाई, हम लोग खबर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, शाकाहारी। अच्छा चलिए, ठीक है। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, मैं सिर्फ इतना, मैं आपका असत्य है, मिथ्यावाद। अच्छा ठीक है, डिबेट में केवल एक ही तो हम लोग बात फॉलो करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर ना बोलें, बस इतना ही बोलिए। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी गौमांस का भक्षण करने वाली आज की डेट में गौ हत्या और गौमांस के पीछे छुपती है, एक बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, शांतनु ने उनके ऊपर बड़ी बढ़िया किताब लिखी है, सरकारी आंकड़ा उस प्रमाण का कि जिसमें 56 में से 70% पीसीएस यादव थे, वो सरकारी प्रमाण अगर क्या नाम, शांतनु गुप्ता, प्रेम शुक्ला, योगी आदित्यनाथ जी सरकारी प्रमाण अगर यूपी लोक सेवा आयोग से दे दे, जो आज की डेट में लीक सेवा आयोग हो गया है, उससे दे दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
वरना प्रेम शुक्ला जी और शांतनु जी तय कर ले कि ये लोग क्या छोड़ेंगे। मैं इनको राजनीति छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, ये तय कर ले कि कम से कम झूठ बोलना तो छोड़ दे। एक बात, अब भारतीय जनता पार्टी इतने डर की पार्टी हो गई, नरेंद्र मोदी जी इतने डर गए हैं, ना तो उन्हें अपने काम पर भरोसा रहा सौरभ भाई, ना अपने नाम पर भरोसा रहा, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा रहा। इसीलिए कभी वो अभी हिंदू मुसलमान की प्रेम शुक्ला जी ने शुरू कर दी, उन्होंने अपनी अपनी वो कर दी, वो अपने शरण में चले गए जयंत जी की शरण में जाकर के वो ढूंढ रहे हैं 80 सीटें, 80 की 80 सीटें हराएंगे हम। अच्छा, आप 2 4 5 सीटें नहीं, अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी और कन्नौज नहीं, 80 सीटें हारोगे प्रेम भाई आप, बिल्कुल आप समझ लो। और आप भी आ जाओ चुनाव लड़ने के लिए, हम तो शुभकामनाएं देते हैं आपको चुनाव लड़ने के लिए, आओ। 80 की 80 हराएंगे, बनारस भी हारोगे। रीजन क्या? जनता के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और ये जो इलाहाबाद और लखनऊ में बच्चे आ रहे हैं ना, ये जो इलाहाबाद और लखनऊ में बच्चे आ रहे हैं, सुनिए सर, अब आपके बीच में आप अपने बारे में बोल लेना ना। आपको जो इलाहाबाद और क्या नाम, इलाहाबाद मैं कहूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रयागराज से जो बच्चे आ रहे हैं, जो लखनऊ में बच्चे आ रहे हैं, जिनका 80 लाख बच्चे एक पेपर दिए थे, 50 लाख बच्चे एक पेपर दिए थे, ये सारे के सारे जो बच्चों की आप हाय लिए हुए हो, इस हाय आपको जो है ये लगेगी। और अच्छा, ठीक है राम भी, ठीक है। और भगवान सुरेंद्र जी, अब ये तो इलेक्शन के बाद हम लोगों को पता चलेगा। भोलेनाथ भी, आपने दावा किया 80 में 80, आप ये दावा कर रहे हैं 80 में 80 हम। इनका एक इल्जाम है, आप, मैं चाहूंगा उस पर आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। इनका कह रहे हैं कि जब ये जो आपका जो अलायंस हुआ सपा के साथ, इसमें देरी इसलिए हुई क्योंकि आप लोगों का झंझट इस बात पर हो रहा था, ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें किसको मिलेंगी। ये आपका आरोप हो सकता है, और आपकी मतलब इनको तो आरोप लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग घबराए हुए हैं। इनके आरोप को हम कोई वो नहीं मानते, बट ठीक है, आपकी निर्मम मीमांसा को भी हम धनात्मक ऊर्जा से लेते हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए। आज की डेट में मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हो चाहे हिंदू डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वाले सलाम भाईजान, सलाम अब्बा जान, सलाम पता नहीं कौन कौन सी जान, नरेंद्र मोदी जी ने पैगाम भेजा, हमने ये किया। जब ये लोग करते हैं सौरभ भाई, तब आपको नहीं लगता कि ये लोग मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर जा रहे हैं। और देश का संविधान सारे नागरिकों को बराबर का हक देता है कि हम किसको वोट दें। नंबर 1, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर, भाई 14% देश में मुसलमान है और 86% अन्य धर्म है। आप हमको बताओ, हम मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर क्यों जाएंगे? हम तो हिंदुस्तानी डोमिनेटेड सीटों पर जा रहे हैं जी, ठीक है। और सारी की सारी चीजें आज की डेट में आप कितना भी विषयांतर कर लीजिए, हिंदू मुसलमान कितना भी कर लीजिए, आप देश में ना तो हिंदू मुसलमान पर चुनाव होगा, ना देश में पर्सनालिटी पर नरेंद्र मोदी जी की चुनाव होगा, देश में समीकरण पर चुनाव होगा और देश में मुद्दों पर चुनाव होगा। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश का मुद्दा बेरोजगारी है आज की डेट में सौरभ भाई, याद रख लेना मेरी बात को। और इस बात पर 80 की 80 हारेंगे ये लोग, चाहे शांतनु जी जवाब हम लोगों को गाली दे। ठीक है सुरेश, शांतनु जी बोलिए। देखिए सौरभ भाई, मैं 2 चीजें बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में चीटिंग का कल्चर कहां से आया। मैं इस पे छोटा सा आपको एक हार्डली 10 सेकंड का एक ऑडियो सुनाऊंगा, टीवी पे दिन रात चलेगी। सुनिएगा जरा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। लोग ताली बजा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोला नकल कौन नहीं कर लेता अगर पास होना होता है थोड़ी बहुत। ये अखिलेश यादव एक पूर्व मुख्यमंत्री मंच से देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे सेट किया था, लड़के हैं गलती हो जाती है, नकल कौन नहीं कर लेता पास करने के लिए। और यही उत्तर प्रदेश के डीएनए में जिसको योगी इतना साफ कर रहे हैं। अब आती है कि थानों में कैसे जाति, आपने तारीफ करी मेरी किताब की, बिल्कुल मैंने किताब लिखी है, उसमें मैंने कोट करा है 2014 का एक आर्टिकल सुभाष मिश्रा ने लिखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उस आर्टिकल का हेडिंग था यादवाइजेशन ऑफ यूपी कॉप्स बिहाइंड एनार्की। कैसे यूपी के पुलिस थानों का यादवाइजेशन हुआ। उसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, कैसे 60% थानों के जो एसएचओ थे वो यादव हुआ करते थे। बदायूं का एग्जाम्पल दिया, कैसे जो 16 लोग थे 22 पुलिस स्टेशनों में जो 16 एसएचओ थे वो यादव थे। कम से कम 1500 ऐसे थाने, जो 1500 थाने, उनका पूरा डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज हो गया था। इटावा में थानों में कितने 14 में से 14 थाने में एसएचओ यादव थे, 20 में से। पूरा एग्जाम्पल देखिए, बाहर के कैडर से, राजस्थान से, एमपी से यादव पुलिस वाले बुलाए गए, आईपीएस ऑफिसर बुलाए गए, उनको यहाँ नौकरी दी गई। इसमें बड़े-बड़े लेख लिखे, आप कोई आर्टिकल 12 से 17 के बीच का देख लीजिए। आऊंगा जी, मैं देखिए गठजोड़ अच्छा हुआ है कि सपा की बात पे मिर्ची लग रही कांग्रेस को, अच्छी बात है।
देखिए तो ऐसे आप सपा की आंकड़ों पे आंकड़े आप थाना चले जाइए, उस समय थानों के रिकॉर्ड देख लीजिए। आप रिकॉर्ड की बात कर रहे थे सुनील यादव जी, थानों के रिकॉर्ड देख लीजिए, कैसे पूरी डेमोग्राफी थानों की चेंज कर दी गई थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो प्रो भाजपा पेपर भी नहीं है, उसमें आर्टिकल आए थे ऐसे बड़े लंबे लंबे, एक एक का डेटा लिखा हुआ है कैसे इन्होंने पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी थी। और जो अदर जातियों को उनको शंट कर दिया था, उनको ट्रेनिंग में अलग जगह भेज दिया था, और कैसे थाने एक जाति से रूल होते। तो ये बड़ी साफ बात है, इससे बच के नहीं भाग पाएंगे सुनील जी। ठीक ठीक ठीक, बस बात तो सही है, इस पर सुनील जी रिएक्ट करना चाहिए पहले। हाँ बोल दीजिए सुनील जी, आप बोलिए। हाँ, आज की डेट में मुझे नहीं पता शांतनु जी उत्तर प्रदेश के हैं नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूरे जनमानस को, पूरे जनता को, इंक्लूडिंग प्रेम शुक्ला को गाली दी है इन्होंने कहा कि हमारा पहले डीएनए खराब था। या तो प्रेम शुक्ला जी का डीएनए खराब था, या इनके पिताजी का डीएनए खराब था, मेरा डीएनए खराब था, या मेरे पिता का डीएनए खराब था। आज की डेट में ये जिस आदमी ने योगी आदित्यनाथ के लिए किताब लिखी है और जो ये कह रहा है कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, वो उत्तर प्रदेश के जनमानस का डीएनए खराब बता रहा है, जैसे नीतीश कुमार का डीएनए नरेंद्र मोदी ने खराब बताया। ठीक है कि हमारे अच्छा ठीक है उसको ये ठीक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है योगी आदित्यनाथ क्या इस चीज को करते हैं? योगी आदित्यनाथ सुरेंद्र जी, अच्छा ठीक है आपने, इन्होंने ये बात कही, आपने उठा ली इस बात। शांतनु, आप इस पर सफाई देना चाहते हैं? शांतनु, आप इस पर सफाई देंगे अपनी बात पर? डीएनए ठीक बिल्कुल, मैं 20 सेकंड फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। 20 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। मैंने उस आर्टिकल को कोट करा, कैसे 2014 में बताया गया था, कैसे थाने मैंने कई थानों के एग्जाम्पल दिए। उत्तर प्रदेश का डीएनए योगी आदित्यनाथ ठीक कर रहे हैं। आपकी अगर बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से सुरेश, आपकी औकात है उत्तर प्रदेश का डीएनए को चैलेंज करोगे? सुरेश जी पर्सनल नहीं, ठीक है हो गया, बोल लीजिए, पर्सनल नहीं, क्यों पर्सनल नहीं? मेरा डीएनए खराब है, आप तो हिमाचल से राहुल गांधी जब चाहते हैं, आप मैसेजिंग देखिए, आप मैसेज की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ मैसेजिंग खराब है डीएनए। देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ मैसेजिंग की इशू क्या है। इधर जब प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस में, जब प्रधानमंत्री बनारस में जाते हैं, वो तो आप राहुल गांधी से पूछिए ना। राहुल गांधी को तो नशेड़ी दिखते हैं उत्तर प्रदेश के लोग। जब वो केरला में जाते हैं तो मेरी बात नहीं समझ में आती है। चिल्लाने से आपके आर्टिफिशियल गुस्से से कुछ नहीं होगा, आपके आर्टिफिशियल गुस्से से कुछ नहीं होगा। पर्सनली कहा। चलिए अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस विषय से। सुनील जी बोलिए। बहुत इन्होंने अपनी किताब में जो आर्टिकल लिखा उसको कोट करके बता रहे थे भी क्या होता था, जातिवाद कितनी चरम पर था। सुनील जी, सुरेंद्र जी हो गई बात, आपने कह लिया ना, मैं क्या करूं इस पर, कोई मुकदमा तो इन पर नहीं कर सकता, आप कर दीजिएगा करना होगा। अखिलेश यादव मंच पे चीटिंग करने की सलाह दिया करते थे। अच्छा सुनील यादव जी की सर सुनील जी का वक्त है ये। सुनील जी आप बोलिए। सुरेंद्र जी मैंने बात आज सुन लिया प्लीज। डीएनए उत्तर प्रदेश ओके अच्छा ठीक है, अब कई बार कह लिया आपने इस बात को। नहीं अच्छा सुनील जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रेम शुक्ला जी, सुनील यादव और सुरेंद्र, अब सुनील जी की बात अब नहीं आ पाएगी, आप बोलेंगे तो आप तय कर लें फिर। सुनील जी बोलिए। देखिए मैंने शांतनु जी को सुना, उन्होंने किताब भी लिखी। अच्छा इनकी किताब कोई गीता तो है नहीं, इनके अंदर जो सोच है, जिसको बड़ा दिखाना है उसको बड़ा दिखाते हैं, जिसको खराब दिखाना उसको खराब दिखाते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक पत्रकार की ख्वाबी तो है। हम कह रहे हैं भाई किस तरीके से, अरे सुन लीजिए मैं बोल रहा हूं, मैं तो आपके बीच नहीं बोल रहा था। क्यों मिर्ची लग जाती, बोलने से पहले क्यों परेशान हो जाते हैं? उजागर करेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता पर ही लोग सवाल खड़ा करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमने तो सरकार से आंकड़े मांग लिया, सरकार के आंकड़े पर भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार दे नहीं सकती। कोई कह रहा है एमएलसी ने लिख दिया, कोई कह रहा पत्रकार ने लिख दिया। क्या अभी सौरभ शर्मा जी कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में 80 के 80 हार जाओगे तो हार जाओगे क्या? लेकिन हम फिर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा जातिवादी कोई नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के थाने उठा के देख लीजिए, तहसील उठा के देख लीजिए, जिले उठा के देख लीजिए, दांत निकालने से सच नहीं छिप जाएगा। जो पीडीए के खिलाफ आप लोग हैं, जो आपको दांत भी दिख गए प्रेम शुक्ला जी के, आप कैसे उनके समर्थक हो सकते हैं? और ये स्वाभाविक है, जब कोई पिछड़ा दलित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है तो लोगों के सीने में सांप लौटता है। अच्छा ठीक है, ये भी आपने बड़ी बात बोल दी। प्रेम जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा सर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रह गया। लास्ट कमेंट आपकी, जो इन्होंने कहा आपसे बड़े जातिवादी कोई नहीं, शॉर्ट में।
जातिवाद की पराकाष्ठा ये है कि चच्चा को भी बच्चा ने लाठी मार के बगल कर दिया और अपने पिताजी से भी जो है माइक छीन लिया कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना है। इस पर जो है अब जातिवाद की ये दशा है कि पूरे परिवार में 46 लोग एक ही परिवार के, जातिवाद से भी नीचे परिवारवाद में भी अपना ही बेटा, अब ये जातिवाद पर भी बोल रहे हैं। चलिए ठीक तो है। इन पर हंसने पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। अरे साहब, अखिलेश यादव की जो है कार्यकाल में मैं नहीं बैठा हूं कि आप लोग लाठी लेके चले आएंगे, हमला कर देंगे या किसी आतंकवादी को भेज देंगे। ये ठीक है मोदी जी का कार्यकाल है, अब हंसने का तो अधिकार हमको है। बहुत शुक्रिया राजन सर, जी, समय इतना- प्रेम जी इतना ही समय था। नहीं हंसिए, आप भी यही भी हंसे। बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, शांतनु जी, सुनील यादव जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कुरुक्षेत्र में आपने दावे देख लिए दोनों तरफ के, सबको 80 में से 80 चाहिए।